हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की। हु आर द कॉम्पिटेंट पार्टीज दैट आर अलाउड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? दिस इज समथिंग दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो. So, as we all know that one of the essential elements of a valid contract is that the parties to the contract must be competent to contract. कि अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो आपके पास competent parties होनी चाहिए. सेक्शन 10 क्लियरली बोलता है that the parties to the contract must have legal ability to make a valid contract. तो ये कौन सी पार्टीज होती है जिनको लीगल एबिलिटी होती है? तो इसकी डेफिनेशन देखने के लिए हमको सेक्शन 11 देखना पड़ेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जो बोलता है एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ विच इज सब्जेक्ट. मतलब कि कम से कम 18 साल से ऊपर की एज का होना चाहिए, शुड नॉट बी ए माइनर. हु इज ऑफ साउंड माइंड, मतलब जो दिमाग से एकदम ठीक ठाक हो, सूझबूझ के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सके, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट. तो ये तीन कंडीशंस अगर कोई भी व्यक्ति पूरी करता है, मतलब कि वो एक वयस्क है, एडल्ट है, 18 साल की उम्र से ज्यादा है, उसका दिमाग ठीक है, सूझबूझ के साथ वो अपना अपना डिसीजन ले सकता है, और उसको किसी लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, वो इन चीजों से वो कॉम्पिटेंट पर्सन बनता है. तो एक एक करके हम इसको देखेंगे. सबसे पहले हम लोग रूल्स रिगार्डिंग माइनर देखेंगे, देन वी विल सी अबाउट द साउंड माइंड, एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. So let's move on to contracts by a minor. Now, we need to first of all understand who is a minor. Minor is very easy. It is a person domiciled. Domiciled मतलब जो भारत के अंदर रहता हो, domiciled in India. That means is a resident of India who has not completed 18 years of age. एंड ये डेफिनेशन जो माइनर की है, ये सेम डेफिनेशन हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, विच इज गिवन इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875. अगर अगर किसी माइनर का कोई गार्डियन अपॉइंट किया गया है, ये कोई ट्रस्ट का इशू हो, या फिर अगर माइनर के पेरेंट्स माइनॉरिटी के दौरान चल बसे और उसका एक गार्डियन अपॉइंट किया हो, या कोर्ट ने कोई वार्ड अपॉइंट किया हो, in that case minority will continue till the age of 21 years. Otherwise any person above age of 18 years is considered as major. Now law बहुत क्लियर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत क्लियर है, that minor is not competent to contract. मतलब माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, खत्म. तो अगर आपको ट्रू और फॉल्स के अंदर क्वेश्चन आए कि कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फॉल्स. इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फॉल्स. इट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वॉइड एब इनिशियो. तो लेट्स लुक एट सम रूल्स रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू माइनर्स. सो द रूल्स आर, सबसे पहला रूल यही है, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वॉइड. माइनर के साथ आपका, जैसे हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे, तो हमने तीन टाइप्स की बात की थी, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल. माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वॉइड, उसमें वैलिड और वॉइडेबल होने का सवाल ही नहीं होता. इट इज वॉइड एब इनिशियो. लीगल भाषा में, जार्गन में इसको वॉइड एब इनिशियो बोलते हैं. मतलब शुरुआत से, सिरे से ही वो खारिज है, सिरे से ही वो वॉइड है. इट इज नॉट मियरली वॉइडेबल, इट इज वॉइड एब इनिशियो, एब्सोल्युटली वॉइड. नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि माइनर अगर किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो माइनर इज नॉट लायबल टू परफॉर्म व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड टू डू अंडर एग्रीमेंट, नॉर ही इज लायबल टू रीपे द मनी इज रिसीव्ड अंडर इट. मतलब उसने अगर किसी को कोई वायदा किया है, तो भी वो उस वायदे से उसको बांधा नहीं जा सकता. और अगर उसको कुछ पैसे मिले हैं या कुछ बेनिफिट लिया है, वो उसे दोबारा लौटाने को नहीं बोला जाता है. बिकॉज कोर्ट ये मानता है कि माइनर इज इनकेपेबल ऑफ जजिंग व्हाट इज गुड फॉर हिम और हर. उसको पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है. इसी के लिए माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वॉइड होता है. ये जो मैंने बात बोली, नॉट लायबल टू परफॉर्म और रीपे द मनी, उसके लिए मैं केस आपको समझाना चाहता हूँ. लैंडमार्क केस है. अगर आप अपने किसी भी एग्जाम के अंदर रूल्स रिगार्डिंग माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट या माइनर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोई भी सवाल आता है, आपको आंख बंद करके ये केस मेंशन करना ही करना है, क्योंकि माइनर के जितने भी रूल्स है इस केस के ऊपर डिपेंडेंट है. दैट केस इज मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. पहले तो इस केस के फैक्ट बता देता हूँ. थोड़ा सा आपको ये केस के अंदर अन्याय भी लगेगा, बिकॉज इट इज, यू माइट थिंक इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बट लॉ के अंदर यही पोजीशन है. लॉ इज व्हाट इट इज, लॉ इज नॉट व्हाट इट इज ऑट टू बी. जॉन ऑस्टिन ने बात कही हुई है. सो
एक माइनर मौरी बीबी वो एक मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट करती है। बेसिकली मैं आपको पहले फैक्ट समझा देता हूँ कि एक माइनर होती है मौरी बीबी। शी गोज टू अ मनी लेंडर कॉल धर्मोदास घोष और उसके पास जाके शी बोरोज अ सम ऑफ 20,000 रुपीज। तो इस 20,000 रुपीज के एवज में एक मॉर्गेज डीड, एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं दोनों जने, अपनी विलिंगनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं और उसके अंदर धर्मोदास घोष उसको 8,000 रुपए दे भी देता है। लेटर ऑन माइनर ये सूट फाइल करती है कि भाई मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऑनर करना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को हटा देना चाहिए, बिकॉज आई एम अ माइनर, आई एम नॉट एज ऑफ 18 ईयर्स। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर से ये कॉन्ट्रैक्ट के वैलिडिटी ही नहीं। तो धर्मोदास घोष ने बोला, मनी लेंडर ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप ये कॉन्ट्रैक्ट को साइड में रख दीजिए, मुझे मेरे 8,000 रुपए रिटर्न कर दीजिए। द मनी लेंडर क्लेम रिफंड फ्रॉम द माइनर। कोर्ट ने ये बोला that it was held that the minus contract is altogether void and the money lender cannot recover the amount। even जो अमाउंट उसको 8,000 रुपए मौरी बीबी के पास मिल गया है, वो अमाउंट भी मौरी बीबी अपने पास ही रखेगी, उसको मनी लेंडर को नहीं लौटाना पड़ेगा। आई नो आप लोग जितने भी मेरे लर्नर सुन रहे हैं, आप सब बोलेंगे कि ये गलत हुआ है, बट दिस इज इट इज, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से जाते हैं, थॉमस एक्विनास की स्कूल से अगर आप बात करते हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये गलत हुआ है, बट इट इज सिंपली दिस इज द पोजीशन इन लॉ। लॉ क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन है, अगर आप थोड़ा सा डीपली सोचेंगे तो लॉ ये एक्सपेक्ट करता है कि धर्मोदास घोष, ही वाज अ मनी लेंडर, ही वाज एन एडल्ट, वो एक मेजर पर्सन था, वो बच्ची है मौरी बीबी, बट धर्मोदास घोष को लॉ पता होना चाहिए। रिमेंबर, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसात, उसको लॉ पता होना चाहिए। अगर एक बच्ची गलत कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है, तो एक एडल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको समझाए कि यू कैन नॉट एंटर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट। इसी के लिए ये अदालत ने ये जजमेंट दिया गया है। मथाई वर्सेस जोसेफ मेरी का एक केस है 2015 का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट रूलिंग दी है दैट द माइनर कैन नॉट बी अ मॉर्टगेजी। माइनर कोई भी अपना सामान गिरवी नहीं रखवा सकता है, माइनर कैन नॉट बी अ मॉर्टगेजी। सेकंड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोल देता है कि माइनर के कॉन्ट्रैक्ट का देयर कैन बी नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है क्या, वो तो हम समझे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है कि अगर सपोज मैं आपके पास आप एक मकान लेने आता हूँ और हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं कि भाई मेरे आपका एक 10वें माले पे फ्लैट है, फ्लैट नंबर 1001, आपके पास एक फ्लैट है, वो मैं लेने आता हूँ, उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। साइन करने के बाद कुछ दिनों बाद, 5-10 दिन बाद, आप बोलते हैं कि मैं आपको 1001 नहीं देना चाहता, मेरे कोई भी रीजन से, उसकी जगह पे मैं 1004 नंबर फ्लैट आपको दे देता हूँ, सेम फ्लोर पे, सेम डायरेक्शन में, सेम फ्लोर पे, बट मैं आपको वो फ्लैट दे देता हूँ। तो अगर मैं कोर्ट में जाके बोलता हूँ कि नहीं, मुझे वो ही फ्लैट चाहिए, 1001 फ्लैट ही चाहिए, तो कोर्ट आपको ऑर्डर करेगा ऑफ अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि आपको 1001 फ्लैट ही अनुज को बेचना पड़ेगा। सो दिस इज अ सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब माइनर के केस में क्या होता है, एज माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वॉइड, मतलब माइनर का कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है, देयर कैन बी नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई सवाल ही नहीं होता। कोई भी व्यक्ति माइनर को बाइंड ही नहीं कर सकता कि भाई नहीं आपको स्पेसिफिकली ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट का वजूद ही नहीं है। थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड जो रूल है, दैट इज रेटिफिकेशन ऑफ अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। नाउ रेटिफिकेशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। रेटिफिकेशन मीन कंसेंटिंग टू अ पास्ट कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू, मतलब आपने पास्ट में कोई चीज की हो जो भविष्य के अंदर आप उसको मान लेते हैं कि चलिए मुझे कबूल है, मैं इसको मान लेता हूं, मैं कंसेंट कर लेता हूं। सो अगर एक माइनर, अभी मौरी बीबी और धर्मदास को उसका ही जो केस था, वहां पे अगर आप मान लिए कि जब मौरी बीबी 16 साल की थी तब वो मनी लेंडर के पास पैसे लेने जाती है, उस समय कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। जब वो 18 साल की एज की होती है, शी गोज बैक टू द मनी लेंडर अगेन, शी सेज कि चलिए मुझे अभी भी पैसे की जरूरत है, एक काम करते हैं, उस समय जो हुआ वो भूल चूक माफ, आप मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखिए, आप मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए, 20,000 में से 8,000 आपने मुझे ऑलरेडी दिए हुए हैं, बाकी 12,000 आप मुझे दे दीजिए, मैं समय आने पे 20 के 20,000 आपको लौटा दूंगी। दिस इज नॉट अलाउड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये बोलता है कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था मौरी बीवी और धर्मोदास घोष का, वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में इट वाज वॉइड है बिनिशियो। तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेटिफाइंग दैट, उसको आप वो कैसे कंसेंट दोगे, कैसे रजामंदी दोगे, जब वो कानून उसको वजूद उसका मानता ही नहीं है। अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंटर्ड इनटू अटेनिंग मेजोरिटी, मतलब अब मौरी बीबी को अगर चाहिए 20,000 रुपए,
तो उसको धर्मोदास घोष के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा 20,000 का, एंड विद अ फ्रेश कंसिडरेशन. शी कैन नॉट कंटिन्यू दैट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो दैट्स द रीजन कि दैट अ माइनर कैनॉट ratify the contract. It cannot be made valid by a subsequent ratification. A fresh contract has to be entered on attaining majority with a fresh consideration. फोर्थ जो रूल है दैट इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बाय अ माइनर और द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल. मैं आपको ये समझाऊं उससे पहले मैं आपको मीनिंग ऑफ एस्टॉपल, एस्टॉपल क्या होता है वो समझाना चाहता हूं. एस्टॉपल जैसे नाम बताता है कि यू आर स्टॉपिंग समबडी फ्रॉम डिनाइंग समथिंग. इट इज अ रूल. ये इंडियन एविडेंस एक्ट का एक रूल आता है. इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस. पहले मैं आपको रूल पढ़ के बता देता हूँ. When a man has by words, spoken or written or by conduct induced another to believe that the certain state of things exist, he will not be allowed to deny the existence of that said state things. अब मतलब क्या हुआ इसका, मैं आपको जो मैंने जब मैं अपने लॉ स्कूल में था मैंने एक एग्जांपल सीखा था उसी से आपको बताता हूँ कि मेरी शॉप पे, मेरी एक शॉप है, स्टेशनरी की शॉप है. वहाँ पे आप रेगुलरली सामान लेने आते हैं और रेगुलरली हमारे बीच में ऐसी अरेंजमेंट है कि जहाँ पे आप पूरे महीने मुझसे सामान खरीदते हैं और महीने के एंड में मुझे पैसे दे के चले जाते हैं. आप जितनी बार भी यहाँ शॉप पे आते हैं आप देखते हैं कि एक मेरा दोस्त मेरे साथ वहाँ पे दुकान पे बैठा हुआ है. वो हमेशा काउंटर पे मेरे साथ बैठा होता है. आपको लगता है मेरा पार्टनर है. एक बार आप मुझे पूछ भी लेते हैं ये आपका भागीदार है क्या, ये आपका पार्टनर है क्या, तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ या मैं बोल देता हूँ हाँ हाँ हम लोग साथ में काम करते हैं, मेरा पार्टनर है. तो मैंने आपको क्या एक अंदेशा दिया, मैंने आपको अपने कंडक्ट से और अपने वर्ड से क्या बिलीव करवाया कि ये मेरा पार्टनर, जबकि वो रियल में मेरा पार्टनर नहीं है. इज जस्ट अ फ्रेंड हु सिटिंग ऑन द काउंटर. एक महीने में क्या हुआ कि आप लोग आते हैं, आप आते हैं और आप जब मुझे पेमेंट देने के लिए आते हैं पूरे महीने के सामान की पेमेंट, तो आई वॉज नॉट प्रेजेंट. मेरा दोस्त गल्ले पे बैठा होता है. तो आप सोचते हैं ठीक है ये भी तो दुकान का भागीदार है, ये भी मेरा पार्टनर है. आप उसको जो पेमेंट होती है वो दे के चले जाते हैं. मेरा दोस्त वो पैसे लेके भाग जाता है या वो पैसे डकार जाता है. तो मैं आपको आके बोलता हूँ कि आपने उसको पैसे क्यों दिए, ये तो मेरे पैसे थे ना, आपने किसी और को क्यों दिए. तो आप बोलेंगे कि सर आपने तो मुझे बोला था कि ये मेरा दो आपका पार्टनर है, ये आपका भागीदार है, तो मैंने आपके भागीदार को पैसे दिए. तो तब मैं ये डिनाई नहीं करता हूं कि भाई वो कोई मेरा भागीदार वागीदार नहीं है, वो तो ऐसे ही मेरा दोस्त है. बिकॉज आई हैव मेड यू टू बिलीव दैट अ सर्टन स्टेट ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट. सो नाउ आई कैन नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ इट. बट माइनर के अंदर ये रूल ऑफ एस्टॉपल है. आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी को भी अगर आपने कुछ ऐसा जताया है कि ये ऐसा है, तो बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये मेरा एजेंट है. फिर आप नहीं सकते हो नहीं नहीं ये मेरा एजेंट नहीं है तो मेरा दोस्त है. ये मेरा पार्टनर है तो बोल नहीं सकते हो नहीं नहीं मेरा पार्टनर नहीं है. या फिर आप किसी को बोलते हो ये मेरा घर है और बाद में यू कैन नॉट डिनाई कि नहीं नहीं ये मेरा घर नहीं है, मैं तो ऐसे ही झूठ बोल रहा था. यू कैन नॉट डू दैट. बट माइनर के केस में ये इट इज एन एक्सेप्शन कि माइनर अगर किसी को ऐसा जताता है, इवन दो माइनर फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है कि मैं माइनर हूं, येट वो डिनाई कर सकता है कि नहीं मेरी मेरी गलती हो गई, मेरे को मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करूंगा बिकॉज आई एम माइनर. मौरी बीबी धर्मोदास केस को ही अपन फिर से पकड़ते हैं कि सपोज मौरी बीबी 17 साल की, 17 साल और 6 महीने की, और धर्मोदास घोष को उसको देखने से नहीं पता चलता है कि वेदर शी इज अ माइनर और नॉट. वो उसको पूछता भी है कि आर यू अ माइनर, तो बोलती है हाँ नहीं मैं माइनर नहीं हूँ, आई एम अ मेजर. उससे कोई आइडेंटिटी प्रूफ मांगता है तो उसको कुछ फेक डॉक्यूमेंट भी दिखा देती है कि देखो ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, देखो ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, करके दिखा देती है. तो उसने झूठ बोला, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बाय माइनर. इसके बावजूद अगर वो बाद में आगे चल के डिफेंस लेती है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट को नहीं एग्जीक्यूट करना है बिकॉज आई एम अ माइनर और मुझे बचाइए, तो भी कोर्ट उसी की साइड, माइनर की साइड ही आके खड़ा होगा. वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं आपने झूठ बोला है तो आप अभी ये डिफेंस नहीं ले सकते. सो माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटीज डिफेंस. आप उसको एस्टॉपल के प्रिंसिपल पे नहीं बांध सकते. अ माइनर कैन नॉट बी स्टॉप बाय फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एज देयर कैन बी नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर. क्लियर कट लॉ के अंदर लिखा है. सो this is the reason it is the responsibility of a major person to be very careful when dealing with a minor person. A minor cannot be sued on the ground, मतलब आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते कि उसने झूठ बोला है, या फिर अगर वो झूठ बोल के किसी और को अगर बहला फुसला के कॉन्ट्रैक्ट में कराता है तो भी इट इज नॉट अलाउड. फिफ्थ जो रूल है रिगार्डिंग माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन. कई बार क्या होता है कि कोई माइनर को, देखो उसको जिंदा रहने के लिए, अपना नॉर्मल दिनचर्या करने के लिए, खाने पीने की, कपड़े की, इवन स्कूल की फीस भरने के लिए माइनर को जरूरत पड़ती है कि भाई हम मुझे कोई ना कोई ट्रांजेक्शन तो करना पड़ेगा. अब एग्रीमेंट बाय माइनर इज वॉइड
तो वो काम कैसे करे? तो जैसे अब अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपके स्कूल में आपकी फीस कौन भरता है? तो आपके पेरेंट्स भरते हैं, आपका लीगल गार्डियन भरता है। अगर आपको कोई रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो आपके गार्डियन या आपके पेरेंट्स आपको देते हैं। तो वहां पे थर्ड पर्सन की क्या लाइबिलिटी है वो इस रूल में डिस्कस की गई है कि जो एक गार्डियन है माइनर का, या माइनर के बिहाफ पे जो भी पर्सन उसका पेरेंट या उसका गार्डियन अगर एक्ट कर रहा है, तो दे कैन बी द श्योरिटी ऑफ माइनर। मतलब वो माइनर के बिहाफ पे कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं विच इज वैलिड। वो उस समय ये क्लेम नहीं किया जाएगा कि नहीं ये तो माइनर के साथ एग्रीमेंट है। बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, अब 10वीं क्लास में है, स्कूल में पढ़ते हैं और आप स्कूल जाते हैं, तो कल को आप उठ के नहीं बोल सकते कि भाई मुझे स्कूल के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट मंजूरी नहीं है बिकॉज मैं तो माइनर हूँ, स्कूल मेरे से कैसे फीस मांग सकता है या मेरे को उसके स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना है। वाई? ये कॉन्ट्रैक्ट आपके बिहाफ पे आपके पेरेंट्स ने किया है एंड इट हैज टू बी ऑनर्ड। यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है, इट हैज टू बी प्रूवन, इट हैज टू बी प्रोवाइडेड दैट जो बेनिफिट है दैट इज फॉर लीगल नेसेसिटी। मतलब कोई जरूरतमंद के लिए वो जो पेरेंट है या गार्डियन है वो एक्ट कर रहा है, जैसे कि आपकी एजुकेशन हुई, खाना पीना हुआ, कपड़े हुए, घर हुआ, इन सब चीजों के लिए। लग्जरीज के ऊपर ये रूल नहीं आता है। सो इट हैज टू बी फॉर द बेनिफिट और फॉर द लीगल नेसेसिटी ऑफ द माइनर। In that case, अगर कोई guardian enters into a contract in respect of his property on behalf of minor, it is a valid contract। ये contract को मायने गिना जाएगा। Next is insolvency। अब माइनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया ही नहीं जा सकता बिकॉज माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। एज अ माइनर इज कैन नॉट बी एडजस्ट इंसॉल्वेंट एज इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है तो उसकी सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी का कोई प्रिंसिपल ही नहीं आता। माइनर को आप बैंकरप्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते, माइनर का दिवालिया नहीं निकाल सकते। माइनर्स मैरिज, ये अगेन एक रूल है जो आपको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग लगेगा बिकॉज हमारे समाज के जो नॉर्म है उसके हिसाब से आपको लगेगा कैसा है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अंडरलाइन कीजिए, मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। माइनर की मैरिज, अगर कोई माइनर लड़का और माइनर लड़की की शादी उनके पेरेंट्स और घर वाले उनके गार्डियंस अगर अपनी मर्जी से करवाते हैं तो इट इज वैलिड फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं क्यों इसको हाईलाइट कर रहा हूं? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट जो होता है उसके अंदर क्लियर कट है कि शादी करने की उम्र लड़कों की 21 साल और लड़कियों की 18 साल कंपलसरी होनी चाहिए। बट अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखिए, जब भी आप लॉ पढ़ते हैं तो हर एक लॉ हर एक एक्ट का अपने प्रोविजंस होते हैं, हर एक रूल्स होते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज मैरिज इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि माइनर के पेरेंट्स उनकी शादी करा सकते हैं प्रोवाइडेड इट इज वैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कस्टम्स ऑफ द कम्युनिटी। अगर आपकी कम्युनिटी के अंदर अलाउड है, अगर आपको आपका जो लॉ है, अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉलो करते हो या स्पेशल मैरिज एक्ट फॉलो करते हो, हिंदू मैरिज एक्ट फॉलो करते हो, जो भी आपका लॉ है या आपके कम्युनिटी के जो कस्टम्स है। कई बार क्या होता है कि लॉ के परे, लॉ के आगे भी कई बार कोर्ट के अंदर भी बात प्रूव की जाती है कि भाई हमारी कम्युनिटी का कस्टम है, अगर वहां पे ये बात वैलिड है तो इसको मायने दिया जाएगा। I know this is a very controversial point, but this is the position in Indian Contract Act 1872। This is what is written। Law is what it is। It is not what is ought to be। ठीक है? relinquishment by minor। तो relinquishment क्या होता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का जो राइट्स होता है उसको मैं जता करूं, जिसको बोलते हैं हक जता करना, अपना हक जाने देना कि ये घर मेरा है। मैं अपना घर, चलो मैं किसी को गिफ्ट कर देता हूँ या मेरा घर किसी ट्रस्ट को दे देता हूँ या मेरा घर किसी को दान में दे देता हूँ, तो उसको बोलते हैं relinquishment ऑफ राइट के इससे मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ, इसको मैं जाने दे रहा हूँ। अब माइनर के केस में इनफ्रक्चुअस, ये वर्ड लिखा हुआ है आपके इसके अंदर, इनफ्रक्चुअस का मतलब होता है पॉइंटलेस, जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है। तो माइनर अगर कोई प्रॉपर्टी ओन ही नहीं कर सकता, हमने पहले ही देखा दैट माइनर कैन नॉट बी अ ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर ही नहीं हो सकता, तो उसका रिलिंक्विशमेंट का सवाल ही नहीं होता। इट इज अ पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट। सो दैट्स द रीजन रिलीज बाय माइनर ऑफ हिज राइट्स इन प्रॉपर्टी इज एब्सोल्युटली इनफ्रक्चुअस इन लॉ। लास्ट इज सॉरी 9 पॉइंट इज 10 पॉइंट इज नंबरिंग में गलती हुई है, 6 7, दिस शुड बी 8, दिस शुड बी 9। सो द 9 पॉइंट इज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस के, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के पास आर्टिकलशिप कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, अगर आप किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो माइनर के केस में इन कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या पोजीशन है? आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस बाय माइनर इज वॉइड, जैसे बाकी सारे हैं वो वॉइड है। बट अ माइनर में बाइंड हिमसेल्फ बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। मतलब जैसे अगर आप सीए की पढ़ाई कर रहे हैं या अगर आप स्कूल कॉलेज के अंदर, अभी जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी आया है कि बच्चे थोड़ा टाइम तक कहीं पे अप्रेंटिसशिप करने जाएंगे, जहां पे वो थोड़े टाइम तक किसी के पास पार्ट टाइम जॉब करेंगे, उसके बदले में उनको पैसे मिलेंगे।
तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकते हैं, बट उसके अंदर भी कानून माइनर के फेवर में। कानून क्या बोलता है कि अगर माइनर को नहीं मजा आ रहा है, उसको वहां पे काम नहीं करना है और उसको वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना है, इन दैट केस जो एम्प्लॉयर है जिसने उसको हायर किया है वो उसको फोर्स नहीं कर सकता। माइनर कैन लीव द सर्विस एट एनी टाइम विदाउट कमिटिंग एनी एक्शनेबल रॉन्ग, मतलब उसकी मर्जी से वो जॉब छोड़ सकता है, अपनी मर्जी से अप्रेंटिसशिप को खत्म कर सकता है। ये बहुत क्लियर है। अदरवाइज नॉर्मली अगर कोई आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड करोगे तो इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये माइनर के केस में नहीं है। अब कुछ एक्सेप्शंस है टू द रूल के भाई माइनर्स का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे एब्सोल्युटली वॉइड नहीं है, कहाँ पे माइनर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो सकता है। वो रूल्स क्विकली हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला रूल है व्हेन कैन अ माइनर कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले माइनर कैन बी प्रोमिसी और ट्रांसफरी। प्रोमिसी क्या होता है कि माइनर के फेवर में, अब माइनर के फेवर में कोई भी उसको, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम जब पढ़ेंगे तब हम प्रोमिसरी नोट पढ़ेंगे। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है कि देर इज अ प्रोमिसर एंड देर इज अ प्रोमिसी। प्रोमिसर वो होता है जो प्रोमिसरी नोट बना रहा है, प्रोमिसी वो होता है कि जिसके लिए या जिसको वो दे रहा है। या चेक जैसे आप बनाते हैं तो चेक लिखने वाला होता है और चेक का पेमेंट जो रिसीव करता है वो हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ द चेक। तो माइनर को अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक माइनर हूं, मैं 14-15 साल का लड़का हूं और मेरी कोई बुआ या मेरी चाची अगर मुझे 500 रुपए का 1000 रुपए का चेक देती है या मुझे करेंसी नोट देती है, तो in that case I can take it, I can be a beneficiary. So minor can be a promisee or a transferee. Promissory note executed in the favor of minor can be enforced by him, मतलब माइनर ये क्लेम कर सकता है कि इस प्रोमिसरी नोट का मैं बेनिफिशियरी हूं, मुझे इसके अंदर मुझे हक मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता है कि माइनर है इसको नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज एजेंसी। नाउ अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट। अब बहुत बेसिक आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज मुझे अपना कोई घर भाड़े पे चढ़ाना है और मेरे मोहल्ले में कोई 15-16 साल का लड़का है जो बोलता है कि सर मैं जानता हूँ एक बाजू में एक अंकल रहते हैं उनको घर चाहिए, मैं उसको घर चढ़ा के देता हूँ, आप मुझे बदले में 5,000 रुपए देंगे, 10,000 रुपए देंगे। तो इवन दो हमारे को लीगली कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है, ही कैन एक्ट एज माई एजेंट। वो मेरे बिहाफ के ऊपर वो घर सामने वाले पार्टी को दिखा सकता है, दिखाने के बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं उसे पैसे भी दे सकता हूँ। बट माइनर कोई भी एक्ट कर रहा है तो उसकी एक नॉर्मली एजेंसी का प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर मेरा एजेंट मेरे बिहाफ पे कोई एक्ट कर रहा है तो ना सिर्फ मैं उसकी एक्ट से बाउंड हूं बल्कि वो भी मेरी एक्ट से, अगर मैं अगर अपने क्लाइंट के साथ कुछ गलत करता हूं तो एजेंट की भी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे माइनर के केस में माइनर कैन बी एजेंट, ही कैन बाइंड द प्रिंसिपल बाय हिज एक्ट्स, मतलब माइनर की हरकतों से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं बाइंड हूं। बट माइनर इज नॉट लायबल फॉर द प्रिंसिपल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट्स, मतलब माइनर की एक्ट्स के लिए मैं लायबल नहीं हूं, माइनर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ही कैन सिंपली एक्ट एज एन एजेंट। वहां पे कुछ भी अगर गड़बड़ी होती है, ही इज नॉट लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट्स, के मतलब कि कहीं पे भी माइनर से कुछ गलती होती है, माइनर अगर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाता है तो मैं माइनर को सू नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दैट। थर्ड इज पार्टनरशिप। ये आपने 100% अपने ग्रेजुएशन डेज में पढ़ा होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। माइनर कैन नॉट बी मेड अ फुल फ्लेज पार्टनर, मतलब वो कंप्लीट पार्टनर नहीं बन सकता। हाउएवर अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब उसका गार्डियन, उसका जो भी लीगल गार्डियन है उसको पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एज अ बेनिफिशियरी ले सकता है कि बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स हो उसके अंदर थोड़ा सा शेयर माइनर का भी हो सकता है। बट इसमें बाकी सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी जरूरी है, सबकी रजामंदी होनी जरूरी है। अगर नॉर्मली पार्टनरशिप का रूल क्या है कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर सारे के सारे पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं बिजनेस में कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो। बट अ माइनर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल, अगर बिजनेस में कोई नुकसान होता है तो माइनर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल। ओनली हिज शेयर, उसका जितना भी शेयर है प्रॉफिट का, ओनली दैट मच शेयर इज लायबल। उसके पर्सनल एसेट्स या पर्सनल प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं गिने जाएंगे। लास्ट जो है दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेसेसरीज। अगर कोई माइनर है, अगर कोई माइनर के पेरेंट्स चल बसे हैं और वो अकेला रहता है या रहती है इस दुनिया में, तो कोई इंसान, कोई भला मानस अगर उसकी मदद करने के लिए उसको सप्लाईज के भाई आटा ला के दे दिया, चावल ला के दे दिए, कपड़े ले दिए, स्कूल की फीस भर दी, इन दैट केस अगर उसके पास जो प्रॉपर्टीज है, उसके माँ बाप जो उसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गए या जो उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी है, उसमें से वो जो इंसान उनको जो नेसेसरी चीजें लेके दे रहा है उसको वो चीजें उनसे वापस से क्लेम करने का हक है। इफ अ पर्सन सप्लाइज नेसेसरीज टू अ माइनर और टू माइनर डिपेंडेंट्स, मतलब कि ना सिर्फ वो माइनर अकेला है बट उसके छोटे भाई बहन दूसरे हैं या उसके ऊपर कोई और ऐसे लोग हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है,
और अगर ऐसी चीज, यहाँ पे अंडरलाइन पॉइंट क्या है कि इट शुड बी नेसेसिटी, इट शुड बी एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। तो यहाँ पे द पर्सन हु सप्लाई सच नेसेसरी इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ सच माइनर। मतलब कि अगर वो जो भी खर्चा करता है तो उसको माइनर के एस्टेट के अंदर से वो पैसा मिलने का अधिकार है। A minor is therefore liable to pay out of his property for necessary supply to him। इसके अंदर एक एग्जांपल, दो एग्जांपल दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि A supplies B a minor with necessary suitable to the condition in his life। दैट मीन्स अगर उसको अपनी जीने के लिए जो खाना चाहिए, पानी चाहिए, वो उस चीज को उसको उसका पेमेंट रीएम्बर्स करना पड़ेगा, इवन फॉर द माइनर डिपेंडेंट्स। मतलब कि अगर उसके छोटे भाई बहन है और उनको भी खाना खिला रहा है, उनको भी अगर कपड़े लेके दे रहा है, तो उनके लिए भी जो खर्चा हो रहा है, वो जो भला आदमी जो उसके बिहाफ पे खर्चा कर रहा है, उसको वो पैसे वापस रीएम्बर्स मांगने का अधिकार है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द माइनर। जो भी उसके पास जमीन जायदाद बची है उसमें से वो ले सकता है। लास्ट जो पॉइंट है, इट इज गिफ्ट। माइनर के फेवर में आप कोई भी गिफ्ट कर सकते हैं। कोई अगर गिफ्ट डीड, आज अगर कोई दादा ऐसा सोचता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन अपने पोते को गिफ्ट करना चाहता हूँ, अपनी पोती को गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो दैट इज अलाउड। यू कैन राइट अ गिफ्ट इन द फेवर ऑफ अ माइनर। सो गिफ्ट डीड के अंदर इट इज ओके इफ द पर्सन इज इफ द बेनिफिशियरी इज द माइनर। माइनर गिफ्ट कर नहीं सकता पर माइनर गिफ्ट रिसीव कर सकता है, ये बात का ध्यान रखना। ही कैन बी ए बेनिफिशियरी, ही कैन नॉट बी द गिवर। ओके, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। हम लोगों ने माइनर के सारे जो रूल्स है, एसेंशियल्स है और एक्सेप्शंस है, वो सब हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिए। अनसाउंड माइंड के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, और बाकी जो है कॉन्ट्रैक्ट्स विद पर्दा नशीन मूवमेंट और वुमन और इंसॉल्वेंस, वो जो अदरवाइज डिक्लेयर्ड बाय लॉ, वो जो सेक्शन है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो to know about contracts by persons of unsound mind. Thank you.